अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपकी डोजेज फॉर्म। हम सबसे पहले जर्नलाइज देख लेंगे कि आपकी डोजेज फॉर्म होती क्या है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। फिर हम देखेंगे डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स को और उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डोजेज फॉर्म होती क्या है। डोजेज फॉर्म बेसिकली वो फॉर्म है जिस फॉर्म में हम ड्रग को डिलीवर करते हैं विद इन द बॉडी। ठीक है। ड्रग की जो फाइनल, आप कह लें फाइनल फॉर्म होती है, उसको भी डोजेज फॉर्म कहते हैं। और इसी फॉर्म के थ्रू आपकी बॉडी में ड्रग को एंटर करवाया जाता है। अब डोजेज फॉर्म के थ्रू आपकी बॉडी में डिफरेंट साइट्स के थ्रू आपकी ये जो मेडिसिन होती हैं, एपीआई होती है, उससे बॉडी के अंदर डिलीवर करवाते हैं। और उसको हम डोजेज फॉर्म बोल लेते हैं। ठीक है। मल्टीपल वे में हम इसे डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल यही है कि जो आपकी ड्रग होती है इन अ फाइनल फॉर्म, ठीक है, in which it is going to administer in the body, इसको हम बोल देते हैं डोजेज फॉर्म। ठीक है। ड्रग्स होती है ना, रियरली ही अपनी ओरिजिनल स्टेट में एडमिनिस्टर की जाती हैं। इन्हें ना हमें कन्वर्ट करना पड़ता है इन सूटेबल फॉर्म, सो दैट हम उन्हें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी में उसी रूट के अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड है डिलीवर कर सकें। अब जो आपकी डोजेज फॉर्म होती है ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होती है टू थिंग्स का। एक उसमें होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसे हम एपीआई कहते हैं, जो आपकी मेन ड्रग है जिसने फार्मास्यूटिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। ठीक है। आपकी बॉडी में जाकर जो भी डिजीज एलिमेंट है उसको ठीक करना है। दूसरी जो आ जाती हैं चीजें, वो इसको डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज की जाती हैं। उन सबको हम एडिटिव्स भी बोलते हैं, एक्सिपिएंट्स भी बोलते हैं। ठीक है। ये जितनी भी होती हैं ये नॉन रिएक्टिव होती हैं टू एपीआई। इनका ऐसा थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। ये सिर्फ जो आपकी ड्रग है ना उसे डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज की जाती है, सो दैट आपकी जो ड्रग है वो इजिली एडमिनिस्टर की जा सके। अब जो आपकी ड्रग है हम उसे देख लेते हैं। ड्रग बेसिकली कोई भी केमिकल एजेंट होता है जो कि आपको दिया जाता है किस किस चीज के लिए, ताकि आपका डायग्नोसिस हो सके या ट्रीटमेंट की जा सके या प्रिवेंशन आपकी किसी डिजीज से की जा सके। तो ड्रग्स देने का या मेडिसिन देने का जो प्राइम मकसद है वो यही होता है। ठीक है। अब जो ड्रग के लिए हम वर्ड यूज करते हैं वो एपीआई का भी करते हैं, जो हम बोलते हैं, जो एब्रीवेशन है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की। ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी ड्रग होती है। ड्रग कौन सा कंपाउंड है जिसने आपकी बॉडी में जाकर थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक्सिपिएंट्स को। एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं? एक्सिपिएंट्स बेसिकली आपके वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका कोई थेरेप्यूटिक एक्शन नहीं होता। कोई थेरेप्यूटिक एक्शन नहीं होगा इनमें। क्या ये इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इनर्ट होते हैं, इनका कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता। ये क्यों ऐड किए जाते हैं? ताकि आपकी ड्रग को डिलीवर किया जा सके और उसे कन्वर्ट कर दिया जा सके इन अ डोजेज फॉर्म। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल कौन सी हो सकती है? प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, डाइज होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट्स, स्वीटनर्स, सॉल्युबलाइजर्स, आपके बहुत सारे मल्टीपल आ जाते हैं इसमें। ठीक है। अब जो यानी कि ड्रग प्लस एक्सिपिएंट आपकी क्या बन जाती है? डोजेज फॉर्म। अब डोजेज फॉर्म कौन कौन सी हैं? जैसे आपके टैबलेट है, कैप्सूल्स हैं, सिरप्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, ये सारी आपकी बेसिकली डोजेज फॉर्म ही है। ठीक है। ये वो बस आपने यूं याद रखना है कि डोजेज फॉर्म वो चीज होती है जिसके थ्रू ड्रग को बॉडी में एंटर करवाया जाता है, एडमिनिस्टर करवाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि डोजेज फॉर्म की रिक्वायरमेंट क्यों है। ठीक है। क्यों जरूरत पड़ी कि हम डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करें? किसी भी मेडिसिन को डायरेक्टली क्यों नहीं दे सकते?
अब सबसे पहले तो जो आती है सेफ्टी की बात आ जाती है। बहुत सारी जो आपकी मेडिसिन होती हैं, अच्छा उनका नेचर जो है, हर मेडिसिन का ना नेचर अलग है, ठीक है। कोई आपके इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होती है, कोई आपके स्टमक से एब्जॉर्प्शन उसमें शुरू हो जाती है। कोई ऐसी मेडिसिन होती हैं जो स्टमक एसिड में डिग्रेड हो जाती हैं। अब इसी तरह ना मतलब हर ड्रग का ना नेचर होता है डिफरेंट। अब बेस्ड करता है उसके नेचर पे और हमें क्या इफेक्ट चाहिए, कहाँ पर इफेक्ट चाहिए, उस बेसिस पे हमें फिर डिफरेंट डोजेज फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अभी आपकी जो है स्किन पे कोई आपको वुंड हो गया, ठीक है। अब आपने उसके अब आप अगर देखें, आपके पास ये ऑप्शन भी हो सकता है कि आप ओरली मेडिसिन ले लें, ठीक है, या आपके पास कोई डोजेज फॉर्म नहीं है, अब आप उसे ओरल रूट से ही खा रहे हैं, ठीक है। एक तो आपका ये हो गया। लेकिन अब लगी हाथ पे चोट है, तो हमें खाने की क्या जरूरत है मेडिसिन? हम टॉपिकली भी तो लगा सकते हैं, हम क्रीम्स ऑइंटमेंट भी तो यूज कर सकते हैं। तो एक रीजन तो ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में। जैसे अभी फॉर द टाइमिंग मेरी रिक्वायरमेंट है स्किन प्रिपरेशन या टॉपिकल प्रिपरेशन, ठीक है। तो मुझे सिर्फ स्किन के लिए चाहिए, तो फिर मैं ओरली मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं स्किन की प्रिपरेशन, स्किन की डोजेज, स्किन वाले डोजेज फॉर्म यूज कर सकती हूँ। अगर लेट से कि एक पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है, वो ओरली कोई मेडिसिन ले ही नहीं सकता और अब हमारे पास डोजेज फॉर्म्स अवेलेबल ही नहीं है, तो अब उस अनकॉन्शियस पेशेंट को हम ट्रीट कैसे करेंगे? ठीक है, हमारे पास तो आईवी इंजेक्शंस या जो इन्फ्यूजन्स है वो तो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, तो उसे ट्रीट करना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए आपकी फिर आईवी डोजेज फॉर्म्स या आईएम डोजेज फॉर्म या सबक्यूटेनियस, ये वाली सारी मेडिसिन या डोजेज फॉर्म प्रिपेयर की जाती हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन दैट कंडीशन। फिर एक जो इंडिविजुअल है उसे कोई जर्नल इन्फेक्शन है माइनर सा, फिर उसे इंजेक्टेबल्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हमें जस्ट हम उसके साथ यूं भी कर सकते हैं कि हम उसको ओरल प्रिपरेशन से लें, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक जो है ना आपकी डोजेज फॉर्म की नीड, वो है रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सेकंड पे आ जाती है सेफ और कन्वीनियंट डिलीवरी ऑफ डोजेज फॉर्म, ताकि सेफली और एक्यूरेटली आपके डोजेज फॉर्म को डिलीवर किया जा सके। देखें, अगर आपके पास डोजेज फॉर्म नहीं है और जस्ट पाउडर पड़ा हुआ है, तो हर किसी के पास तो स्पैचुलास नहीं होते, मेजरिंग डिवाइसेस नहीं होते। अब वो अगर उसने 0.5 माइक्रोग्राम लेना है, ठीक है, डोज, तो वो कैसे लेगा? वो तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी होती है, वो मेजर कैसे करेगा? तो एक्यूरेट डोजेज फॉर्म लेने के लिए भी, एक्यूरेट फॉर्म में मेडिसिन लेने के लिए भी डोजेज फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। फिर उसके बाद प्रोटेक्शन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ऑक्सीडेशन जो होती है, हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन, ठीक है, इन सब से ये डोजेज फॉर्म प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया ना, कुछ मटेरियल लाइट सेंसिटिव होगा, कुछ हीट सेंसिटिव होगा, कुछ ऑक्सीजन सेंसिटिव होगा, कुछ मॉइस्चर सेंसिटिव होगा, कोई ऐसा होगा जो स्टमक एसिड में जाकर डिग्रेड हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा जो मतलब हर किसी के ना जो आपके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो हर प्रिपरेशन को सेफली डिलीवर करने के लिए हमें डिफरेंट डोजेज फॉर्म की जरूरत पड़ती है। फिर आपकी नेक्स्ट आ जाता है टेस्ट मास्किंग, ठीक है। बास मेडिसिन का बिटर टेस्ट होता है, तो हम फिर उन्हें क्या करते हैं, हम उन्हें कैप्सूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या फ्लेवर उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है। फिर उसके बाद आपकी डिफरेंट ना बॉडी कैविटीज के लिए डिफरेंट प्रिपरेशंस बनाई जाती हैं। जैसे आपकी स्पोजिटरीज आ जाती हैं, रेक्टल स्पोजिटरीज, फिर आपकी वेजाइनल स्पोजिटरीज आ जाती हैं, ठीक है, फिर आपकी इंसर्ट्स आ जाते हैं, एनीमास आ जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग यूज की जाती हैं। फिर उसके बाद लिक्विड डोजेज फॉर्म भी हमारे पास आ जाती है, जो ड्रग को देने के लिए यूज की जाती है, जिसमें आपके सोल्यूशन, सस्पेंशन वगैरह आ जाते हैं। अब इसके बाद जो हमने पढ़ना है ना, हमने ब्रीफली ना हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस करना है। सॉलिड डोजेज फॉर्म,
सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, पेरेंटल डोजेज फॉर्म। ठीक है, हम इनके जर्नल देखेंगे कि होती क्या है और इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या क्या है। यहाँ पे फिर आपका लिखा हुआ है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। जो डोजेज फॉर्म है ना, उसके लिए फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन का वर्ड भी यूज किया जाता है। तो बेसिकली फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है? फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन बेसिकली वो वेज हैं बाय विच आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट डिलीवर की जाती है, जिसमें आपकी बॉडी में वाया डिफरेंट रूट। ठीक है, यहाँ पर क्या मेंशन है, यहाँ पर आपकी बुक में मेंशन है कि फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन जो होती हैं फार्मास्यूटिक्स में, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेज इंक्लूडिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करते हैं, एक्सिपिएंट्स को कंबाइन करते हैं टू प्रोड्यूस अ फाइनल मेडिसिनल प्रोडक्ट। ठीक है, एक फाइनल प्रोडक्ट प्रिपेयर करने के लिए हम ड्रग को और एक्सिपिएंट्स को मिक्स करते हैं। अब जो फॉर्मुलेशन स्टडीज होती हैं उनमें एक ड्रग को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, डेवलप किया जाता है, उसको हम देखते हैं। वो किस किस वेज में स्टेबल है, एक्सेप्टेबल है पेशेंट के लिए, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। ओरली वो ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ओरली उसकी एब्जॉर्प्शन है या नहीं है, इन सब चीज़ों को ना देखना पड़ता है। ठीक है, जब भी हम कोई डोजेज फॉर्म प्रिपेयर कर रहे होते हैं या किसी ड्रग को किसी डोजेज फॉर्म में बना रहे होते हैं। ठीक है, या मतलब ऐसा भी नहीं होता, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं कि जो सिर्फ ओरली दी जा सकती हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स जो सिर्फ टॉपिकली दी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी ना रिसर्च के थ्रू हमें पता चलता है। उसके बाद फिर हम लोग इसको कह लें कि फिर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बेसिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो वही है कि आपकी इजीली डिलीवर की जा सके आपके ड्रग को टू दी पेशेंट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, और ऑप्टिमल रेट पर डिलीवर की जा सके, और सो दैट उसको थेराप्यूटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस किया जा सके, उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जा सके, और स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट को भी मेंटेन किया जा सके। ठीक है, तो ये सारी रीजंस हैं जिनकी वजह से हम डोजेज फॉर्म को प्रिपेयर करते हैं। अब सबसे पहले जो हमने डिस्कस करना है, इसमें हमने करना है फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म। ठीक है, कि सॉलिड डोजेज फॉर्म में जो जो चीज़ें आ रही हैं हम उनको देखें। तो जो आपकी मोस्ट कॉमन जो सॉलिड डोजेज फॉर्म है उसमें आपके टैबलेट्स और कैप्सूल्स आ जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी टैबलेट्स को। ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को, उनकी फॉर्मुलेशन को, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन कौन से एक्सिपिएंट्स मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं फॉर्मुलेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स। अब जो है टैबलेट जो है आपकी मोस्ट कॉमन सॉलिड डोजेज फॉर्म है, ये ओरल प्रिपरेशन है, ओरली आपको दी जाती है। अब जो टैबलेट्स होती हैं इन्हें यूनिट डोजेज फॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, यूनिट डोजेज फॉर्म वो डोजेज फॉर्म्स होती हैं जो कि आप सिंगल डोज में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल ब्लिस्टर्स में होती हैं और आप एक पूरी जो टैबलेट है वो एट अ टाइम ले लेते हैं। ठीक है, तो जो जिन प्रिपरेशंस को आप वन गो में ले इनटेक उसका कर लेते हैं उन सबको हम यूनिट डोजेज फॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट आ जाती है। फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट में कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं, एक तो आपकी मेन जो होगी ड्रग हो। ठीक है, उसके साथ हम डिफरेंट एक्सिपिएंट्स यूज करेंगे। कौन कौन से एक्सिपिएंट्स यूज करते हैं, सबसे पहले आपका आ जाता है डाइल्यूएंट्स। डाइल्यूएंट्स वो हमारे पास प्रिपरेशंस होती हैं जो कि आपकी जो प्रिपरेशन है, ठीक है, उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज को इनहेंस करती हैं। ठीक है, जैसे मशीन में मूवमेंट, मिक्सिंग में मूवमेंट। ठीक है, ये डाइल्यूएंट्स उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखते हैं। इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, आपके माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज आ जाते हैं, लैक्टोज आ जाते हैं। उसके बाद आपके जो नेक्स्ट हैं वो बाइंडर्स हैं। बाइंडर्स कौन सी होती हैं प्रिपरेशन जो आपकी जो टैबलेट्स हैं उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं
और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें एक साथ अटैच रखते हैं, ठीक है, सो दैट टैबलेट की शेप खराब ना हो, ठीक है। इसमें जो एग्जांपल है वो आपकी पीवीपी की है। और नेक्स्ट पे आपका आ जाता है ल्यूब्रिकेंट्स। ल्यूब्रिकेंट्स हम मैग्नीशियम स्टीरेट और टैल्क यूज करते हैं। ये जो है आपकी जो टैबलेट होती है उसे डाई के साथ स्टिक होने से ना प्रिवेंट करवाते हैं, ठीक है, और मशीन के साथ सो दैट वो उसके साथ स्टिक ना हो जाए मशीन के साथ। फिर बफर्स जो होते हैं, बफरिंग एजेंट आपकी जो पीएच होती है, ठीक है, जो भी आपकी फॉर्मुलेशन है उसकी पीएच को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। देन आपके स्टेबलाइजर्स आ जाते हैं। स्टेबलाइजर्स भी आपकी डोजेज फॉर्म को डिफरेंट केमिकल रिएक्शन से प्रिवेंट करते हैं और उसे स्टेबल रखते हैं। देन आपके डिसइंटीग्रेंट्स आ जाते हैं। अब डिसइंटीग्रेंट्स का क्या मतलब, डिसइंटीग्रेंट्स जो होते हैं, देखिए अब आपने एक टैबलेट प्रिपेयर कर दी। अब टैबलेट ने क्या करना है, आपने ओरली लेंगे, वो स्टमक में जाएगी, कुछ वहां पर उसकी ब्रेक डाउन होगी, फिर इंटेस्टाइन में जाएगी, उधर ब्रेक डाउन फर्दर होगी उसकी, और उसके बाद वो एब्जॉर्ब होगी। अगर इन केस टैबलेट की ब्रेक डाउन ही ना हो, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर टैबलेट की ब्रेक डाउन नहीं होगी आपके इंटेस्टाइन्स में भी जाकर, तो वो उसी फॉर्म में बॉडी से रिमूव हो जाएगी। ना आपकी जो ड्रग है रिलीज होगी, ना अपना ना वो थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो वो आपकी ड्रग जो टैबलेट लेना है वो वेस्ट हो जाएगा। तो डिसइंटीग्रेंट्स ये काम करते हैं कि आपकी जब टैबलेट बॉडी के अंदर एंटर होती है तो उसकी ब्रेक डाउन करने में रोल प्ले करते हैं, सो दैट वो अपनी साइड पर जाके इजीली उसकी ब्रेक डाउन हो जाए और आपकी जो ड्रग है वो इजीली रिलीज हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिसइंटीग्रेंट्स। इनमें आपकी एग्जांपल आ जाती है एमसीसी की, और साथ में आपकी एल्जीनेट्स। उसके बाद आपके कलरेंट्स आ जाते हैं। आप कलर दे सकते हैं अपने टैबलेट को। उसमें कॉमन एग्जांपल अगर देखें तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। फ्लेवरिंग और स्वीटनर्स में अगर हम देखें तो आपके सुक्रोज, मैनिटोल, डेक्सट्रोज, ये सारे आपके फ्लेवरिंग एजेंट भी आ जाते हैं, जो मोस्टली आपके जो च्यूएबल टैबलेट्स होते हैं उनमें ऐड किए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमने देखना है वो हमने देखना है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट डोजेज फॉर्म। तो टैबलेट डोजेज फॉर्म जो है हम किन किन मेथड्स के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। तो जो अगर हम इसके बेसिक मेथड्स की बात करें तो बेसिक इसके मेथड्स तीन है। एक आपका वेट ग्रेन्युलेशन मेथड है, एक ड्राई ग्रेन्युलेशन मेथड है, एक आपका है डायरेक्ट कंप्रेशन। अब वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है वेट ग्रेन्युलेशन मेथड, ठीक है। नेम से ही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें हम वेट मैस प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ये मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है आपकी टैबलेट इंडस्ट्री में। अब इसके स्टेप्स क्या क्या है, देखिए सबसे पहले जो है ना, आपने जितने अभी हमने इंग्रेडिएंट्स पढ़े, ऑलमोस्ट उनमें हम मैक्सिमम जो होते हैं इंग्रेडिएंट्स उनको मिक्स कर लेते हैं। अब आपने क्या क्या चीज मिक्स नहीं करनी, एक तो लुब्रिकेंट जो होता है हम एंड में ऐड करते हैं, ये आपने याद रखना है। सेकेंडली जो आप बाइंडर है ना, बाइंडर का हम अलग से सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। तो बाइंडर को छोड़ के और ल्यूब्रिकेंट को छोड़ के बाकी जितने आपके पाउडर्स हैं हम उनको सबको मिक्स वे करेंगे। वे करने के बाद उन्हें मिक्स कर लेंगे। जब वो मिक्स हो जाएंगे साथ में हम जो हमारा बाइंडर है हम बाइंडर को भी वे कर लेंगे, और बाइंडर में जो भी आपका रेलेवेंट सॉल्वेंट है वो ऐड करके एक बाइंडिंग सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे। जब हमारे पास वो बाइंडर का सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा, उस सोल्यूशन को हमने जो इंग्रेडिएंट्स वे करके मिक्स किए थे उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। उसमें ऐड करने के बाद उसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ठीक है। जब हम उसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो हमारे पास एक वेट मैस आ जाए। जो वेट मैस आता है या डैम्प मैस आता है वो बिल्कुल ना वैसे ही होता है जैसे हम जब घरों में आटा वगैरह गूंथते हैं, ठीक है, उसकी डो बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही वेट मैस हमारे पास यहाँ पर भी प्रिपेयर हो जाता है। अब वो जो हमारे पास मैस प्रिपेयर होता है उसको हम स्क्रीन से पास करते हैं। अब स्क्रीन क्या है, स्क्रीन बेसिकली छन्नी को बोलते हैं, जिस तरह आप घरों में यूज करते हैं यही फ्लोर वगैरह के लिए, ठीक है।
अब इसे स्क्रीन भी बोलते हैं, इसे मैश भी बोलते हैं, दोनों वर्ड्स इसके लिए हम यूज करते हैं। अब वो जो स्क्रीन है, स्क्रीन से जब आप अपनी उस डैम्प मैश को, जो वो वेट मैश है, उसे पास करते हैं, तो वो बेसिकली जिस साइज का वो जिस साइज की वो स्क्रीन होगी, उसी साइज के पार्टिकल्स नीचे गिरना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कि उसी साइज के पार्टिकल्स या ग्रैन्यूल्स या पैलेट्स आपके पास प्रिपेयर होनी शुरू हो जाएंगी। आप इस तरह से ग्रैन्यूल बना लेते हैं या पैलेट्स बना लेते हैं। फिर जब वो ग्रैन्यूल्स या पैलेट्स बन जाती हैं, फिर उसे ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद आप उसकी ड्राई स्क्रीनिंग करते हैं। पहले आपने वेट मैश की स्क्रीनिंग की थी, उसे वेट स्क्रीनिंग बोलते हैं। अब आपने ड्राई स्क्रीनिंग करनी है। ड्राई स्क्रीनिंग का क्या मतलब है कि अब फिर आप उसे ना मैश से या स्लीव से पास करेंगे, लेकिन इस बार जो पार्टिकल्स है वो ड्राई है। ठीक है, तो एक साइज के पार्टिकल आपके पास नीचे कलेक्ट हो जाएंगे, और जो कोई डिफरेंट साइज का पार्टिकल होगा या बड़े साइज का पार्टिकल होगा वो आपकी स्लीव के ऊपर रह जाएगा। ठीक है, स्क्रीन का वर्ड भी यूज करते हैं, सीव का वर्ड भी यूज करते हैं, मैश का वर्ड भी यूज करते हैं आपकी छन्नी के लिए। ठीक है, तो आपके पास सेम साइज के पार्टिकल जब कलेक्ट हो जाएंगे, तो आप उनमें फिर ल्यूब्रिकेंट ऐड कर देंगे। ल्यूब्रिकेंट ऐड करने के बाद आप उसे जो कंप्रेसिंग मशीन है उसमें ऐड कर देंगे। फिर कंप्रेसिंग मशीन पे आपने जो भी सेटिंग करनी है आप सेटिंग कर लेंगे। और उसके बाद आप आपकी जो है कंप्रेस फॉर्म में टैबलेट आपके पास प्रिपेयर हो जाएगी। फिर आप उन्हें पैक कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली मेथड है, वेट ग्रेनुलेशन मेथड। तो मेन इसके स्टेप्स हैं वो वापस से हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले वे एंड मिक्स करेंगे, फिर आपके इंग्रेडिएंट्स को, फिर जो आपका बाइंडिंग सोल्यूशन है वो प्रिपेयर करेंगे। बाइंडिंग सोल्यूशन और जो आपके ड्राई प्रोडक्ट्स हैं उन्हें मिक्स करेंगे। वो वेट मैश प्रिपेयर करेंगे, वेट स्क्रीनिंग करेंगे। उसके बाद वेट स्क्रीनिंग के थ्रू ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर हो जाएंगे। ग्रैन्यूल्स जब बन जाएंगे उसके बाद हम ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग करने के बाद ड्राई स्क्रीनिंग करेंगे। ड्राई स्क्रीनिंग के बाद ल्यूब्रिकेंट ऐड करेंगे और लास्ट में आपकी कंप्रेशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका था वेट ग्रैन्युलेशन मेथड। नेक्स्ट जो है आपका है ड्राई ग्रैन्युलेशन मेथड। अब ड्राई ग्रैन्युलेशन मेथड जो है ये उन जगहों पे अप्लाई होता है जहां पर वेट ग्रैन्युलेशन मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये उन फॉर्मुलेशन में यूज होता है जो कि मॉइस्चर सेंसिटिव होती है। मॉइस्चर सेंसिटिव है और अगर इनसे कोई सॉल्वेंट कांटेक्ट में आ जाएगा तो जो आपके ड्रग है वो उसके खराब होने का चांस रहता है। ठीक है, तो उस केस में हम ड्राई ग्रैन्युलेशन मेथड यूज कर लेते हैं। तो बेसिकली ये किसके लिए यूज किया जाता है? मॉइस्चर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट तरह से ना इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अब इसमें हम क्या करते हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें भी हम सबसे पहले स्टेप में यही करेंगे, वे करेंगे और आपकी जो जितना भी पाउडर्स है उन्हें मिक्स कर लेंगे एक्सेप्ट दैट ऑफ ल्यूब्रिकेंट। उसके बाद ना हम इसे स्नगिंग मशीन में ऐड करते हैं। ठीक है, जो आपने सबसे पहले मिक्स कर लिया मैश को, बाइंडिंग एजेंट हर चीज को, सिर्फ आपने सॉल्वेंट ऐड नहीं किया। आपने उसके बाद स्लगिंग मशीन में इसे ऐड कर लिया। अब स्लग मशीन क्या करती है? स्लग मशीन बेसिकली एक कंप्रेशन मशीन ही होती है। ठीक है, वो भी कंप्रेस ही करती है, लेकिन उसमें जो डाई का साइज होता है ना वो बड़ा होता है। मतलब टैबलेट तो छोटी छोटी होती है, लेकिन इससे जो आपकी समझ लें इससे जो कंप्रेस होने के बाद जो हमारे पास मैस आता है वो बहुत बड़े साइज का होता है। ठीक है, जो जो बड़े साइज की हमारे पास पार्टिकल्स आते हैं उनको हम स्लग्स बोल देते हैं। ठीक है, तो आपके पास स्लग मशीन में डालने के बाद कंप्रेस करने के बाद इसमें डायरेक्ट कंप्रेसिंग करेंगे, हमारे पास स्लग्स प्रिपेयर हो जाते हैं। फिर जब स्लग्स प्रिपेयर हो जाते हैं फिर हम उन्हें क्रशिंग मशीन में डालते हैं, जैसे हैमर मिल वगैरह, उसमें डालकर हम उन स्लग्स की ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ठीक है, स्लग्स की ब्रेकडाउन होगी। स्लग्स की ब्रेकडाउन के बाद हम क्या करेंगे? स्लग्स की ब्रेकडाउन के बाद हम फिर उन्हें सीप से क्रॉस करेंगे। सीप से जब हम क्रॉस करेंगे तो आपके पास नीचे एक ही साइज के पार्टिकल्स आ जाएंगे जो ग्रैन्यूल्स हैं। फिर उनमें वापस से हम क्या करेंगे? ल्यूब्रिकेंट ऐड करेंगे।
लुब्रिकेंट ऐड करने के बाद हम उससे कंप्रेसिंग, जो हमारी नॉर्मल कंप्रेसिंग मशीन है, टैबलेट कंप्रेसिंग मशीन, उसमें ऐड कर देंगे और आपके पास टैबलेट फॉर्मुलेट हो जाएगी। तो इसमें हमने बाइंडिंग सोल्यूशन नहीं बनाया, इसमें हमने सब इंग्रेडिएंट को मिक्स किया और स्लगिंग मशीन में ऐड कर दिया। स्लग मशीन स्लग्स बनाएगी। स्लग्स मैंने आपको बता दिया कि लार्ज साइज ऑफ लार्ज साइज के होते हैं, लार्ज टैबलेट भी आप इन्हें बोल सकते हैं, ठीक है, लार्ज मैसेज भी बोल सकते हैं। तो उसके बाद स्लग्स जब बन जाएंगे, उनकी ब्रेकडाउन के लिए उन्हें मिल्स में डालेंगे, क्रशिंग मिल्स में। क्रशिंग मिल्स के बाद हम उनकी स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग के बाद ल्यूब्रिकेंट्स के साथ मिक्स करेंगे और फिर आप अपना कंप्रेशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका मेथड था, कौन सा, ड्राई ग्रेन्युलेशन मेथड। ड्राई ग्रेन्युलेशन मेथड के बाद आपका आ जाता है डायरेक्ट कंप्रेशन। डायरेक्ट कंप्रेशन में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कंप्रेशन में हम इसमें ना ऐसे पार्ट, डायरेक्ट कंप्रेशन उन मटेरियल्स की जाती है जिनके अंदर ना एडहेसिव प्रॉपर्टीज होती है। मतलब अगर हम उन्हें डायरेक्टली सिर्फ कंप्रेस ही करेंगे ना, तो भी वो क्या हो जाती है, टैबलेट की फॉर्म ले लेती है, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो इजीली कंप्रेस हो जाए, ठीक है। तो ऐसी चीजों को हम डायरेक्टली कंप्रेस कर देते हैं और इसमें किसी ग्रैन्यूल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती। अगर डायरेक्ट कंप्रेशन टैबलेट की बात करें तो इनमें आपकी एस्प्रिन की टैबलेट्स आ जाती हैं। जो एस्प्रिन है उसकी गुड एडहेसिव प्रॉपर्टीज है और वो डायरेक्टली कंप्रेस हो जाती है इजीली। इसमें फिर हम यही करेंगे कि पाउडर्स को मिक्स करेंगे और डायरेक्टली आपकी कंप्रेशन मशीन में ऐड कर देंगे। इसके बाद जो है, इसके बाद है आपका फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका फॉर्मुलेशन और मैन्युफैक्चरिंग है ना कैप्सूल्स की, वो आपको बहुत शॉर्ट बताई हुई है। इसमें हम कुछ बातें और फर्दर भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, कैप्सूल भी आपका यूनिट डोजेज फॉर्म में ही आता है, ठीक है। इसमें भी आपके ना दो आ जाते हैं टाइप्स, ठीक है। एक होते हैं हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स, एक होते हैं सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं जेलेटिन क्या होता है। जेलेटिन जो होता है ना, आपके पास एक सॉफ्ट मैस होता है जो कि प्रोटीन इन नेचर होता है। ये डिफरेंट इसके मेथड्स होते हैं प्रिपरेशंस के। बेसिकली ये जो होता है बोन्स को हाई टेम्परेचर पे समझ लें मेल्ट किया जाता है, बहुत एक्सेसिव बॉईल किया जाता है। उसके रिजल्ट में ना ये हमारे पास प्रिपेयर हो जाता है आपका जेलेटिन, ठीक है। तो जेलेटिन से हमारे कुछ प्लांट ओरिजिन का या आप कह लें कि प्लांट ओरिजिन का भी हमारे पास जेलेटिन होता है, ठीक है, डिपेंड कर, अब डिपेंड करता है हम कौन सा यूज करें। एनिमल ओरिजिन का भी होता है, प्लांट ओरिजिन जेलेटिन भी हमारे पास अवेलेबल होता है। अब वो जो जेलेटिन होता है ना, वो बहुत स्टिकी सा सब्सटेंस होता है और जब हम उसे रूम टेम्परेचर पे लेकर आते हैं तो वो सॉलिडिफाइड हो जाता है, ठीक है। तो आपकी दो टाइप की कैप्सूल्स होते हैं, एक सॉफ्ट जेल्स होते हैं, एक हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं। जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं उनको ना, उनकी उनकी आप ऐसे समझ लें कि फिलिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक साथ की जाती है, ठीक है। लेकिन जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स हैं उनमें सबसे पहले शेल बनाया जाता है। शेल बनाने के बाद उसमें फिलिंग की जाती है, ठीक है। फिर उसको उसके बाद फिर उसकी पॉलिशिंग वगैरह की जाती है। तो इन दोनों की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में ना थोड़ा डिफरेंस होता है। तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स के अलग मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स के अलग मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है। अब जो लिक्विड सेमी सॉलिड जो आपकी चीजें आ जाती हैं ना, लिक्विड या सेमी सॉलिड, उनके लिए हम सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स यूज करते हैं और जो पाउडर्स वगैरह होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं, उनके लिए हम हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स यूज करते हैं। ये इजी टू स्वलो होते हैं और आप ओरली इजीली ले सकते हैं इसे। अब ना हम देख लेते हैं वन बाय वन के हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स की प्रिपरेशन को भी और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स की प्रिपरेशन को भी। अब ये जो डायग्राम है ये सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल और हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स को शो करेगा।
अब देखिए कि सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स जो है उनमें कोई आपको कह लें कि कैप और बॉडी नजर नहीं आ रही, उनकी सिंगुलर सी शेप होती है, ठीक है, फिलिंग और कैपिंग एक साथ हो रही होती है। अब जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है उसकी बॉडी, एक होती है उसकी कैप, ठीक है। सबसे पहले बॉडी बॉडी और कैप ना सेपरेट भी हो जाती है। अब ये जो ग्रीन वाली है ये उसकी बॉडी है, रेड वाली उसकी कैप है। अब ये जो ग्रीन जो आपको ये पोर्शन नजर आ रहा है उसकी बॉडी का, ठीक है। अब बॉडी के को ना हम बॉडी और कैप सेपरेट हो सकती हैं। बॉडी में हम सबसे पहले पाउडर फिल करते हैं, पाउडर फिल करने के बाद कैप फिर हम उस पर उसकी जो टिप्स होती हैं उस पर ल्यूब्रिकेंट लगाते हैं। ल्यूब्रिकेंट लगाने के बाद हम ऊपर से कैप रख देते हैं और वो सील हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके क्या है, दो टाइप्स हैं, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स को। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल स्मॉल स्केल पे भी प्रिपेयर किए जाते हैं, लार्ज स्केल पे भी प्रिपेयर किए जाते हैं। अगर हम इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को देखें तो इनके 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। एक होता है मैनुअल, एक होता है सेमी ऑटोमेटिक, एक होता है कंप्लीटली ऑटोमेटिक, ठीक है। 3 मैंने बताए हैं। अ, हमने साथ टाइप भी कर देते हैं। हमने 3 मेथड्स बताए हैं, कौन कौन से बताए हैं? सबसे पहले हमने बताया मैनुअल, पहला मैनुअल आ जाता है, दूसरा आ जाता है सेमी ऑटोमेटिक, ठीक है, और जो फाइनल आता है वो ऑटोमेटिक आ जाता है, वो वाया मशीन होता है। अच्छा, अब इन्हें वन बाय वन देख लेते हैं। जो मैनुअल वाला होता है ना, मैनुअल वाला, जैसे आप घर में कैप्सूल ले आते हैं और इसमें जैसे आप लोग जो नेचुरल हर्ब्स वगैरह होती हैं वो ऐड करके उसे फिल करके ले लेते हैं, ठीक है, कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये वाला जो मेथड होता है ये होता है मैनुअल मेथड, ठीक है, जिसमें आप खुद से प्रिपेयर कर रहे होते हैं कैप्सूल्स, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल दी कि घर में भी प्रिपेयर की जाती हैं हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन ये वाला जो मेथड है हकीम वगैरह ज्यादा यूज करते हैं स्टिल, ठीक है। तो उसे हम मैनुअल मेथड कहते हैं। उसके बाद एक आता है सेमी ऑटोमेटिक मेथड। सेमी ऑटोमेटिक मेथड में आपकी एक ना मशीन यूज की जाती है स्मॉल स्केल पे, ठीक है। अब वो जो मशीन यूज की जाती है ना उसमें वो कैसी होती है, अ, उसमें ना एक बॉक्स सा बना होता है, उस बॉक्स के अंदर ना होल्स होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर ना एक आप कह लें कि उसका एक कवर भी होता है। आप सबसे पहले ना यहाँ पर जो होल्स बने होते हैं ना, छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो होल्स हैं, लेट से इन होल्स, ये होल्स किसके लिए बने हुए हैं? ये होल्स जो हैं आपकी कैप्सूल्स के लिए बने हुए हैं। अब इसमें ना आप अपनी जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होते हैं ना उसकी जो बॉडी है, इसके अंदर आप ना बॉडी को ऐड कर देते हैं मैनुअली, ठीक है मशीन, लेकिन मैनुअली आपने बॉडी को इसमें एंटर कर दिया। फिर इसकी जो कैप्स ये आपने कर लिया। इसके बाद ना आप इसमें ना पाउडर जो है आप ऐसे समझ लें कि स्प्रे कर देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं इसके ऊपर। पाउडर स्प्रिंकल कर दिया, ठीक है, वो इक्वल अमाउंट में इसके अंदर चला जाता है। फिर जो इसके ऊपर ये जो एक लगी होती है कवरिंग, उसमें भी होल्स होते हैं, उसमें ना आप उसके शेल्स को फिक्स कर लेते हैं। शेल्स को फिक्स कर लिया, ठीक है। अब आप उसके बाद ना ये जो आपको ये कवर नजर आ रहा है, कवर कवर को और ये जो बॉटम वाली प्लेट्स हैं, ठीक है, इनको आप क्या कर लेते हैं, बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद इसका ना एक लिवर साइड पे लगा होता है। लिवर को जब आप प्रेस करते हैं तो ये ना कैप्स और बॉडी जो है फिक्स हो जाती हैं, और उसके बाद आप इन कैप्सूल्स को एक साथ रिलीज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि आधा काम आप मैनुअली कर रहे हैं और आधा काम ऑटोमेटिकली आपका हो रहा है। अब उसके बाद जो आ जाता है, उसके बाद जो आपका आता है वो आता है ऑटोमेटिक प्रोसेस।
ऑटोमेटिक प्रोसेस में ना आपकी लार्ज स्केल की मशीनरी यूज की जाती है, उसमें हर चीज ऑटोमेटिक हो रही है, हर चीज मशीन खुद कर रही है। क्या कर रही है, कैप्सूल बॉडी को सेपरेट कर रही है, सेपरेट करने के बाद फिलिंग कर रही है, फिलिंग करने के बाद सीलिंग कर रही है, ठीक है। तो ये सब ऑटोमेटिक हो जाता है। तो जनरल जो आपके मेथड है कैप्सूल फिलिंग के, वो क्या क्या है? सबसे पहले डेवलपिंग एंड प्रिपेयरिंग द फॉर्मुलेशन, ठीक है। जो भी आपकी वो है कैप्सूल है, आपने सबसे पहले क्या करना है, उसके जितने भी इंग्रेडिएंट हैं उनको वे कर लेना है, मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने कैप्सूल साइज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो भी हार्ड जेलेटिन जो कैप्सूल्स आते हैं वो डिफरेंट साइज में आते हैं, ठीक है। आपने उधर से साइज एक सेलेक्ट कर लिया, साइज सेलेक्ट करने के बाद आपने उनको क्या किया, फिलिंग कर ली, फिलिंग करने के बाद सीलिंग की, सीलिंग करने के बाद पॉलिशिंग कर ली, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि मैनुअली करेंगे तो कैसे करेंगे, सेमी ऑटोमेटिक करेंगे तो कैसे करेंगे, या ऑटोमेटिक करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। तो ये तीन बेसिकली इसके मेथड यूज किए जाते हैं। उसके बाद हम इसमें एक जो टर्म यहाँ पर लिखी हुई थी कैप्सूल साइज, उसको हम कैप्सूल साइज को भी जरा देख लेते हैं। उसके बाद ये जो है आपका कैप्सूल का चार्ट आ जाता है कैप्सूल साइज का, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो 000 वाला कैप्सूल होता है वो सबसे बड़ा होता है, और जो 4 नंबर या 5 नंबर आता है वो सबसे छोटा होता है, मतलब उसकी कैपेसिटी या वॉल्यूम सबसे कम होगा। आप इसमें साइज आपको पता होना चाहिए, और साथ में आपको जो इनकी कैपेसिटी है इन एमजीज वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो देखिए जो 000 है उसकी 800 से 1600 एमजी तक कैपेसिटी है, और जो 4 वाला है उसकी 120 टू 240 एमजी तक कैपेसिटी है। इसके अलावा भी डिफरेंट साइजेस में मिल जाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा होता है ऑलमोस्ट वो ये 000 वाला ही होता है, ठीक है। 4 से छोटे भी होते हैं कुछ, 5 नंबर भी होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली चार्ट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कैप्सूल साइज को। इसके बाद जो है हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आपके सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स को। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स जो होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली मशीन्स में प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। अब जो मशीन्स है ना डिफरेंट टाइप्स की आती हैं। कुछ जो है बबल मेथड के थ्रू प्रिपेयर करती हैं, कुछ जो होती हैं आप कह लें कि डाई मेथड के थ्रू, रोटरी डाई मेथड के थ्रू से प्रिपेयर करती हैं। कुछ जो है कुछ में आप कह लें कि कन्वेयर से लगे होते हैं, उनके थ्रू आपकी ये जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स हैं प्रिपेयर किए जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा इन्हें देख लें इसके प्रोसेस को, तो ये समझ लें आपके ये मिड में से ना ये आपकी ड्रग आ रही होती है, ठीक है। जो साइड्स होते हैं ना, ये आपकी लेफ्ट और राइट साइड, इधर से आपका ये जेलेटिन का मैस आ रहा होता है, ठीक है। अब ना यहाँ पर डाई होता है। डाई मैंने आपको पहले भी बताया था कि डाई उस चीज को कहते हैं जिसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, ठीक है। और उसी शेप का ना फिर आपका जो कैप्सूल है जो भी है वो टैबलेट है वो प्रिपेयर होती है, ठीक है। बेसिकली कैविटी है। तो अब समझ लें वो जो डाई है या कैविटी है उसके अंदर साइड से आपके ये वाला रिबन आ रहा है। कौन सा रिबन आ रहा है? जेलेटिन का रिबन, ठीक है। ये जेलेटिन का रिबन है। और मिड से आपका किसका रिबन आ रहा है? मेडिसिन का, जो आपने पाउडर है या जो भी ड्रग है आपकी, ठीक है। पाउडर या फिर जो भी आपके ड्रग है उसका रिबन आ रहा है। तो अब यहाँ पर ये मिड में से आपकी ड्रग एंटर करेगी साइडों से ये। उसके बाद जो है डाई को क्या किया जाता है? डाई को ना ठीक है, ये जैसे आपकी जो अंदर है वो सारी क्या आ गई, सारी मेडिसिन आ गई, और इसको सराउंड कर लिया किसने? इसको सराउंड कर लिया आपके रिबन ने, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से आपका सॉफ्ट जेल प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली मशीन्स के थ्रू ही इसकी प्रिपरेशन की जाती है। तो आपका ये सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल इस तरह से प्रिपेयर हो जाते हैं। अच्छा, इसकी भी हम एक डायग्राम देख लेते हैं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आप पिक्चर देख सकते हैं कि सबसे पहला जो है प्लेट प्रोसेस है।
एक रिबन जो है नीचे से आ रहा है, एक ऊपर से आ रहा है, मिड में ड्रग पड़ी है, ठीक है। और इसी तरह ये जब अपर प्लेट और लोअर प्लेट आपस में जुड़ती हैं, ठीक है, तो आपकी ये जो सॉफ्ट जेल्स हैं वो प्रिपेयर हो जाते हैं। सेकंड मेथड है रोटरी डाई मेथड। अब इसमें डाइज लगे हुए हैं, ठीक है, एक साइड से बाकी लेफ्ट राइट साइड से आपका रिबन आ रहा है और मिड से आपकी ड्रग आ रही है। उसके बाद आपका बबल प्रोसेस है जिसमें साइड से आपकी जेलेटिन आ रही है और मिड से आपका क्या आ रही है, ड्रग आ रही है, और बबल्स की फॉर्म में वो प्रिपेयर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सारे मशीन ऑपरेटेड होते हैं, ऑटोमेटिक हो रहे होते हैं और ऑटोमेटिक इनकी प्रिपरेशन हो रही होती है। तो ये था आपकी सॉलिड डोजेज फॉर्म जो हमने डिस्कस करनी थी। नेक्स्ट लेक्चर में ना हम लोग जो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है उसको डिस्कस करेंगे।